This call is now being recorded. Good evening, everyone. Welcome to the class. We were doing the chapter Cell, the Unit of Life. बहुत सारी चीजें हम लोग सेल वाले चैप्टर इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं. अगर हम एक फटाफट से देखते हुए चलें तो क्या क्या हमने पढ़ा है इस चैप्टर में, बिकॉज आज ही हमारे इस चैप्टर की लगभग लास्ट क्लास है. तो हमने अभी तक क्या समझ लिया है कि सेल क्या है. मैंने आपको 3 वर्ड्स जो थे वो इसके लिए बताए थे. कोई बताएगा इस क्लास में क्या थे? रिशु, आप न्यू स्टूडेंट हो? रिशु, कोई रिशु करके मुझे दिख रहा है. हाँ जी योगिता, आप ही बता दो. तमन्ना, cell is the structural, functional and fundamental particle of life, unit of the life. तमन्ना, आपके मार्क्स कैसे आ रहे हैं? नरगिस, विवेक, विवेक आप लोग के मार्क्स में अच्छे एक्सपेक्ट करते हो? नहीं, सबके मार्क्स अभी कम आ रहे हैं. ओके रिशु, बट आई होप नाउ आप आगे से फर्दर रेगुलर क्लासेस लेंगे. ठीक है, चलो. हम लोगों ने जो बात बोली, तमन्ना ने बिल्कुल सही बोला. सॉरी, किसने बताया ये आंसर? योगिता. ठीक है, योगिता ने बिल्कुल ही सही आंसर बताया. मैम की स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट, ये 3 वर्ड्स मैंने यूज किए थे और आपको भी यूज करना है, बिकॉज मोस्टली बच्चे फंडामेंटल खा जाते हैं. ठीक है, तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ को हम कहते हैं सेल, जो कि सारे के सारे फंक्शंस करती है. ये जो है मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर और डिसिमिलर भी होते रहते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि ये कहाँ पे प्रेजेंट है. उसके बाद हमने पढ़ा कि यहाँ पे मैम कौन कौन इस पूरे चैप्टर में हमने क्या क्या देखना है. सबसे पहले तो हमने इंट्रोडक्शन ही देख लिया कि सेल की डेफिनेशन क्या है. अब तो आपको रट गई है कितने टाइप्स के सेल्स हैं, और उन टाइप्स के बेसिस पे हमने पूरे के पूरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया. दैट वाज योर यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल. उसके अलावा जो हमने पढ़ा प्लांट सेल और एनिमल सेल्स के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा. एंड फिर हमने जो मेजर चीज पढ़ी दैट वाज हमारी थ्योरीज. थ्योरीज जो थी वो हमारी किस रिगार्डिंग थी? मोस्टली मैम हमारे सेल की मेम्ब्रेन्स के रिगार्डिंग हमने पढ़ी कि जो सेल की आउटर मेम्ब्रेन होती है, जिसे हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, वो मैम किससे मिलके बनी हुई होती है. लास्ट में हमें कंक्लूजन क्या मिला कि मैम वो मिलके बनी होती है फॉस्फोलिपिड से. राइट, फॉस्फोलिपिड्स के अंदर फॉस्फोलिपिड्स के अंदर हमारे प्रोटीन्स जो होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं. फॉस्फोलिपिड की अगर हम बात करें तो उसका स्ट्रक्चर हमने कुछ इस तरीके से पढ़ा था, जिसमें उसका एक हेड होता है और हमारे पास टेल होती है. हेड जो था वो कैसा होता है नेचर में? हाइड्रोफिलिक होता है कि वो वाटर को अलाउ करेगा मूव करने के लिए. बट हमारी जो टेल थी वो मैम हमारी हाइड्रोफोबिक थी. चलो जी, फिर हमने पढ़ा था कि मैम इसकी एक जो टांग थी वो ऐसे टेढ़ी सी क्यों होती है. मैंने आपको बताया था कि ये क्या फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराती है, ये रिजिडिटी को अवॉइड करवाती है. रिजिडिटी कि सेल हमारा क्या है, एकदम रिजिड ना हो जाए. ठीक है, मोबिलिटी के लिए ये या फ्लेक्सिबिलिटी के लिए ये हमारे जो होते हैं, इसकी जो एक टांग है वो हमारी टेल जो है वो हमारी कैसे होती है? हल्की सी टिल्टेड. ये क्वेश्चन आता है, अगर आपको मजाक लग रहा है, मजाक नहीं, मैं मजाक में आपको सिखा जरूर रही हूँ तो, बट आपको क्वेश्चन कैसा आता है कि व्हाई द टेल ऑफ these phospholipids are tilted. So reason behind that is to avoid rigidity and provide flexibility. ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी और कह सकते हो फ्लेक्सिबिलिटी, या फिर कह सकते हो मोटिलिटी या मोबिलिटी. ठीक है, ताकि वो जो है मोटिलिटी, ठीक है, ताकि वो मूव कर सके. ठीक, चलो जी, ये सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ी थी. बहुत सारा जो इंपॉर्टेंट पार्ट था वो ये पढ़ा था कि किसने क्या कहाँ पे कब डिस्कवर किया. ये मेरे अकॉर्डिंग अब आपको बिल्कुल अच्छे से पता है. सबको क्लियर है ये वाला पार्ट? ठीक है, है ना? किसी को भी अब इसमें रिवाइज करने का मेरे अकॉर्डिंग कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने ये जो मेजर मेजर साइंटिस्ट थे उनके नाम वगैरह बहुत ही अच्छे से पढ़े थे. एक जो इंपॉर्टेंट बात मैं आपको आज के लेक्चर के लिए बताऊंगी वो यही वाली बात फिर से, कि स्क्लीडन ने जो ये काम किया था दैट वाज 1935 में जो किया था, तो वो उन्होंने सिर्फ प्लांट्स तक किया था, बल्कि स्कॉन जी ने एनिमल्स में भी किया था. ठीक है, अब ये मैम याद कैसे रहेगा? हमारी तो याददाश्त कमजोर है ना? कोई बताएगा मुझे कैसे याद रहेगा ये आपको? मैम 1965 में क्या किया? क्या तमन्ना? 1965 में क्या किया था समझ नहीं पाए.
स्क्लीडन और स्कॉन ने क्या काम किया है तमन्ना? चैप्टर खत्म होने वाला है, आज हमारा लास्ट क्लास है इसका, आप बताओगे मुझे? मैम हमने तो रिकॉर्डिंग देखी ही नहीं। सारे आंसर्स योगिता, प्रिया और ये नाजो, दीक्षा, नरगिस, विवेक यही सब देंगे, बाकी और कोई क्लास में नहीं बोलेगा, है ना? अभिषेक जी आप हैं क्लास में या गायब हो? है तो चलो जी, सबसे पहले आप ही का नाम है। अभिषेक जी बताएंगे कि क्या किया था इन दोनों ने। बोलो बोलो। एंड आपके पास भी माइक का ऑप्शन है, अगर क्योंकि इतना लिखने में टाइम वेस्ट करने से अच्छा है मेरा और आपका। आप बोलिए। इतने बच्चे अगर हैंड रेस कर रहे हैं दैट मीन्स मैंने तो सही पढ़ाया है। नौनी भी आ गई, प्रिया भारती भी आ गई, देखो जी बच्चे हमारी क्लास में इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट है। क्या किया था स्क्लीडन और स्कॉन ने? सामने लिखा हुआ है फिर भी आप नहीं पढ़ पा रहे हो। सेल थ्योरी दी थी। थैंक यू नाजो। ठीक है, नाजो या किसने बोला ये? नौनी ने। ठीक है चलो जी, नौनी जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। मैम सामने लिखा है फिर भी नहीं बोल रहे हो यार, कैसे लोग हो तुम लोग? ठीक है, एक्चुअली एन से मतलब ना पूरा नाम नहीं आता दिखता है ना मेरे में, जब भी तुम लोग हैंड रेस कर लेते हो सबके नाम गायब हो जाते हैं। ठीक है, तो इन दोनों ने बच्चा जी सेल थ्योरी दी थी हमारी। अब सेल थ्योरी की हमारी कहानी क्या थी कि मैम जो ये प्लांट्स हैं वो या एनिमल्स हैं वो सेल से मिलके बने हुए हैं। अब मैं आपको एक जाते जाते क्या है, वैसे मैं बहुत ज्यादा आपको पता है कोड्स पे बिलीव करती नहीं हूँ, मैं कोई शॉर्ट ट्रिक्स नहीं देती हूँ आपको, बट कॉन्सेप्ट क्लियर कर देती हूँ। आप लोग इसका मतलब जानते हो? डेन का मतलब? डेन का मतलब शेर की गुफा को क्या कहते हैं? डेन कहते हैं शायद। Yes, ma'am. चलो ठीक है, इस वाले कॉन्सेप्ट को छोड़ दो अभी के लिए। ठीक है, फिलहाल के लिए एक हल्का सा अगर माइंड में रख सकते हो याद, तो यही याद रख लेना। कैसे? अगर आप इन दोनों साइंटिस्ट की स्पेलिंग देखो, स्क्लीडन एंड स्कॉन, अपने आप से यहाँ पे ए आया हुआ है। देखो देखो प्लांट्स दोनों में कॉमन है, इन्होंने भी प्लांट्स दिया है, इन्होंने भी प्लांट्स दिया है, बट प्लांट्स के साथ इन्होंने एनिमल्स को भी बताया है। ठीक है, यहाँ पे ए आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ठीक, ये एक हल्का सा जिसे कहते हैं ना मेरी तरफ से एडवाइस है आपको याद रखने के लिए। आई होप कि आपको एग्जाम में ये थोड़ी सी हेल्पफुल होगी। ठीक, चलो जी, ये सारी कहानी हमने मैम बहुत अच्छे से पढ़ी, समझी, सीखी। ठीक है, चलो जी हम बिल्कुल आगे आ गए थे, तो हम बिल्कुल आगे ही आ जाते हैं। और तुम लोग सारे के सारे होमवर्क करके भी नहीं भेज देते हो। अगर आपको वो चीज पसंद नहीं आ रहा है तो आप मुझे अभी से बता दो, मैं उस ग्रुप को रफा दफा कर देती हूँ। बिकॉज 12th के बच्चे तो सीरियसली बहुत ही ज्यादा ओबीडेंट हो गए हैं। अभी से अगर आप लोग भी वैसे बन जाओगे तो अच्छा रहेगा। कितने लोग मुझे सच में होमवर्क करके देते हैं और कितनों को प्रॉब्लम होती है? एक छोटा सा टॉपिक मैं आपको देती हूँ, हार्डली आधा घंटा काम करने के लिए। क्यों? आप लोग नहीं चाहते हो कि हम लोग ऐसा कुछ ये चीज करें? ये मैं इसलिए करती हूँ ताकि आप लोग थोड़ा सा आगे चलते रहो सिलेबस से। ठीक है, मैम हाँ जी। मैम कुछ कुछ टॉपिक्स की ना एक्सप्लेनेशन मिलती नहीं है, इसलिए फिर समझ नहीं आता। योग्यता तो आप पूछते भी तो नहीं हो ना क्लास में। 12th के बच्चे पता है क्या कर रहे हैं? अगर आपको लग रहा है ना कि मैं बकवास कर रही हूँ, उसमें 80 से ऊपर स्टूडेंट्स हैं एंड ट्रस्ट मी मोस्ट ऑफ देम, अगर मैं एक एवरेज बताऊं ना आपको, तो 70 से ऊपर बच्चे डेली काम करके मुझे भेजते हैं। जस्ट मतलब वो धमकी समझ लो या कुछ भी समझ लो कि उनको डर रहता है कि मैम ग्रुप से निकाल देंगे। ठीक है, एंड जो वो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो आपके मैं क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही लेती हूँ। योगिता देखो, अगर आप अभी से, मैं आपको एक छोटी सी एडवाइस देती हूँ, मुझे वैसे ज्यादा ज्ञान देने का जरूरत नहीं है आप लोग को। अगर आप अभी से जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिन्हें हम PYQ कहते हैं, वो अभी से प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तो 12th में आप नहीं कर पाओगे। आई कैन गिव यू दिस ऑन अ रिटन नोट। यही एडवाइस जो हम लोग अभी जो 12th में बच्चे आए हैं, क्योंकि उनको हमने 11th में पढ़ाया था। ठीक है, नाउ दे आर स्मार्ट इनफ। अब ऐसा जो है रेशियो क्यों बन रहा है, यू वोंट बिलीव, मेरे उस वाले बैच में 72 स्टूडेंट्स आते हैं, और तुमको अगर देखने का शौक भी है ना प्रूफ, तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास का लिंक दूंगी। और वो बच्चे 10 बज के क्या बोलते हैं 45 मिनट तक पूरे के पूरे रहते हैं। एटलीस्ट मतलब कुछ जो है थोड़े से वो काम चोर हैं, भले ही वो कुछ भी रीजन बता के चले जाते हैं, बट यस 60 स्टूडेंट्स वो लास्ट तक हमारे साथ रुकते हैं और वो रेगुलर काम करते भी हैं। उस टाइम पे भी मैंने उनको यही सजेस्ट, एंड यू विल बी सरप्राइज कि हम लोगों ने क्या किया है, उन लोगों ने क्या किया है ना, कि हमारा जो कैटलिस्ट वाला बैच है ना, सिर्फ नाम के लिए कैटलिस्ट है,
सबसे अच्छी रैंक्स आई हैं। इस बार उनका जो परसेंटेज गया है ना 71% के ऊपर गया है सबका, जैसे कहते हैं। ठीक है, तो अगर वो लोग थोड़ी छोटी छोटी एडवाइस लेके मान सीरियसली लेके चल सकते हैं तो आप भी चल सकते हो। सबको ही 24 आवर्स मिलते हैं। ठीक है, तुम्हारे अगर अनोखे के पास 24 आवर्स नहीं है, इसीलिए मैं पीवाईक्यू से उठा के दे देती हूँ कि अभी ना आप इसका सिलेबस, आप सोच रहे होगे कि मैम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो हम तब करेंगे, तब हेल्पफुल होगा जब हम 12th भी पढ़ लेंगे। तो बेटा 12th तुम्हारे को पढ़ने के लिए अभी 1.5 साल चाहिए। ठीक है, 1.5 साल अभी अगर तुम पढ़ने में पहले 12th पूरा क्लियर करोगे, 12th का सिलेबस तुम्हारा कब तक कंप्लीट होगा? अगले साल अक्टूबर तक। उसके बाद तुम 4-5 महीने में क्या कर लोगे? खुद के तुम्हारे प्रैक्टिकल्स होंगे, फाइल्स बनानी होंगी। ठीक है, असाइनमेंट्स तुम्हारे स्कूल्स में दिए जाते हैं, कल्चरल एक्टिविटीज होती हैं स्कूल में, प्लस कभी कभी तुम्हारे हॉलीडेज भी हो जाते हैं। ठीक है, अनवांटेड हॉलीडेज जो तुम्हें नहीं चाहिए। उसके अलावा तुम्हारे खुद के घर में भी तो फंक्शंस वगैरह हो जाते हैं। ठीक है, और जो ये प्रैक्टिकल फाइल्स असाइनमेंट अगर आपको करनी है, ये 3 सब्जेक्ट की तो करनी ही करनी है, पीसीबी सबकी करनी है। इसीलिए मैं आपको पुराने साल का एक छोटा सा टॉपिक देती हूँ करने के लिए, कि उसको बस तुम्हारे दिमाग में थोड़ा सा बैठा रहेगा कि जब हम अगले साल पढ़ेंगे ना तो वो ज्यादा न्यू नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए जी, ज्ञान समाप्त। तो इसीलिए आई एम रिक्वेस्टिंग दैट फॉर द लास्ट टाइम, और मैं ये आपको जो चांस है ये भी लास्ट टाइम दे रही हूँ, क्योंकि अगर आपने मुझे जो है सबने मुझे कल से होमवर्क करके नहीं भेजा तो मैं उस ग्रुप को हटा दूंगी। ठीक है, 11th का वैसे भी मेरे पास एक ही बैच है। मैम ग्रुप को मत हटाना, तो बच्चे काम नहीं करेंगे उनको हटा देना। हाँ, थैंक यू नाजो, सबसे बेस्ट यही है। कल से अगले 3 दिन तक मैं दे रही हूँ आपको। ठीक है, मुझे पता है बहुत लोग के पास फोन दिन में नहीं होता है, आप रात में भेजो, 12 बजे भेजो, 1 बजे भेजो, 2 बजे भेजो, बट काम मुझे करके भेजोगे। नेक्स्ट डे होमवर्क देने से पहले अगर आपका काम कंप्लीट नहीं हो गया, आई एम ऑनेस्टली गोइंग टू रिमूव दैट। ठीक है, नोनी आप मुझे एक बार व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, हाय मैम इट्स नोनी, मैं आपको ऐड कर लूंगी। ठीक है, चलो आ जाओ जी, आज की क्लास हमारी स्टार्ट होती है। रिवीजन भी हो गया और तुमको जो कभी कभी ज्ञान चाहिए होता है वो भी हो गया। दीक्षा आप भी मैसेज कर देना, सेम बच्चे। चलो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, भूमि मैंने आपको ऐड नहीं किया अभी तक, एक बार फिर से देख लेना प्लीज। यार वो पता है मैसेजेस बहुत आते हैं ना दिन में, तो वो नीचे हो गया होगा, कोई नहीं। एक बार मुझे फिर से हाई मैसेज कर देना, मैं आज की जो दूसरी भी नेक्स्ट क्लास है उसके बाद कर दूंगी। चलो चलो चलो, बैक टू द टॉपिक। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम आज हमें खत्म करना है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या है, हमने क्या पढ़ा था? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का मतलब वो टाइप का सिस्टम है हमारा मैम, वो ऑर्गेनेल्स जिनके पास क्या होगी, जिनके पास मैम डबल मेम्ब्रेन होगी। यही पढ़ा था स्टार्टिंग में इसकी डेफिनेशन। ठीक है, जिनके पास एक वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। हाँ, जितनों को जो भी ऐड नहीं है ना, प्लीज आप मुझे एक बार हाई मैसेज और अपना नाम बस सिंपल उतना सा लिख के भेज देना, मैं आपको ऐड कर दूंगी। ठीक है, तो ये रही मैम हमारे पास एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का सबसे पहला पॉइंट, कि वो पर्टिकुलर ऑर्गेनेल्स जिनके पास क्या है, वो ऑर्गेनेल्स मैम जिनके पास डबल मेम्ब्रेन हमारी प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला कौन सा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब नाम तो आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत अच्छे से सुना होगा। क्या करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारा? मैम ये एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। आपको दिख रहा है ये हमारा न्यूक्लियस है बच्चा। अगर आप कंफ्यूज हो तो ये आपको जो दिख रहा है ना, दिस इज योर न्यूक्लियस। अभी इससे हमें कोई मतलब नहीं है, दिस इज योर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, जो आपको दिख रहा है। अब ये मैम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसा है और कैसा दिख रहा है आपको? तो मैम ये एक कैसा है, डबल मेम्ब्रेन सिस्टम है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि मैम ये 2 तरीके का होता है। कौन कौन से? एक को हम कहते हैं SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरे को कहते हैं RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कहानी क्या है और इसका नाम रफ क्यों है? सिंपल सा एक फंडा है कि इनमें का नाम स्मूथ इसलिए है क्योंकि इनके पास क्या चीज एब्सेंट है? राइबोसोम्स। ठीक है, राइबोसोम्स आप जानते हो सारे के सारे सारे क्या होते हैं राइबोसोम्स, ये एब्सेंट होते हैं। इसीलिए जो इनकी बॉडी है ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है ना, ये कैसी है मैम? ये मैम स्मूथ है। बल्कि जब हम यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देख रहे हैं तो सब पे ये क्या जैसे दिख रहे हैं आपको? ये मोती जैसा कुछ स्ट्रक्चर लगा हुआ है जिसका नाम क्या है? रफ, जिसकी वजह से राइबोसोम, और जिसकी वजह से ये क्या बन जाता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बस इतनी सी ही इनकी कहानी है, आपको सिर्फ समझना है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बियर्स राइबोसोम ऑन इट्स सरफेस। अब पहली बात तो हमने ये सीख लिया कि मैम ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। दूसरा बात, ठीक है, कि ये
ये जो है साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। तीसरी बात कि ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में डिवाइड है। किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ राइबोसोम्स की प्रेजेंस और एब्सेंस, ऐसे ही बोलना है आपको, ठीक है। राइबोसोम जिसमें प्रेजेंट है मैम वो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जिसमें वो एब्सेंट है वो हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। आगे कहानी क्या है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक RER इज इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस और उसकी सेक्रेशन। ये बात तो आप जानते ही होंगे कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है। ये मैम हमारा इन्वॉल्व होता है प्रोटीन की सिंथेसिस में। नहीं जानते हो तो अभी सीखोगे, बहुत ही तगड़ा काम है ये। न्यूक्लियस से स्टार्ट होता है, एंडोप्लाज्मिक से होते हुए ये गोल्गी अपरेटस तक जाता है और फिर जाके साइटोप्लाज्म में आता है। अभी हम सीखें, अभी नहीं, नेक्स्ट ईयर आप क्लास में सीखोगे। अभी तुम्हारे जो सीनियर्स हैं वो सीख रहे हैं आजकल, ये ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन ही चल रहा है उनका। फिर हमारे पास क्या है मैम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या कहानी है इसकी? दैट डज नॉट वियर राइबोसोम्स, क्लियर है हमें। SER इज इन्वॉल्व इन लिपिड सिंथेसिस एंड स्टीरॉयडल हार्मोन्स। किसके लिए काम होता है ये? लिपिड की सिंथेसिस में और स्टीरॉयड हार्मोन्स की सिंथेसिस में, ठीक है। चलिए जी, अगला हमारा हार्मोन का अगला हमारा ऑर्गेनेल का नाम क्या है? अगले ऑर्गेनेल का नाम है मैम हमारा गोल्गी अपरेटस। क्या कहानी है इसकी? जस्ट ये फॉलो करता है किसको? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। मैंने अभी जस्ट आपको बताया ना कि ये जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके जस्ट आगे ये पार्ट आएगा, ठीक है। और इसका पता है वो जो और सिस्टम आएगा वो कैसा दिखेगा आपको, जस्ट बताती हूँ, एक सेकेंड इसी को हटा देते हैं। देखो मैंने आपको कैसे बताया, ये रहा न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के जस्ट पड़ोस में क्या है हमारा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यही सीखा हमने अभी, दो ही बनाती हूँ अभी, ठीक है। अब मैंने आपको बताया क्या, इसमें इस साइड पे भी होते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास क्या आते हैं मैम? फिर हमारे पास आते हैं जो मैंने अभी जस्ट बोला आपका, गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी एपरेटस। अब ये कैसे होते हैं? इनका जो आपको डिजाइन देखने को मिलेगा ना, ये आपको लगेगा कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह ही है, और आपको पता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे क्या होते हैं हमारे? ये जो मेन वाले होते हैं उन पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। क्या नाम है इनका? RER, ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बट अब आते हैं सबसे तगड़ा कॉन्सेप्ट। क्या कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा मैम? कौन सा कलर लूं? ग्रीन, ठीक है। ये रहा मैम, अलग से दिख रहा है ना आपको ग्रीन? थोड़ा सा मोटा कर देते हैं, ठीक है। ये कैसे आपको दिखेगा? स्टार्टिंग के जो दो होते हैं ना बच्चे, इनमें स्टार्टिंग के दो ये कैसे होते हैं? टूवर्ड्स द न्यूक्लियस इनका फेस रहता है, कुछ कुछ ऐसे ही दिखते हैं आपको ये, ठीक है, हमारे ER की तरह। ये कैसे होते हैं? स्टार्टिंग के दो टूवर्ड्स द न्यूक्लियस। क्या बोल रहे हो आप इसको? अभी मैं आपको नाम सिखाऊंगी, सिस और ट्रांस बोलते हैं इन्हें हम, ठीक है। फिर जो बीच वाला होता है वो एकदम इंटरमीडिएट, ना अंदर और ना बाहर, ठीक है। ना ही अंदर साइड में दिखेगा, ना ही आपको बाहर साइड का दिखेगा। और जब लास्ट के दो आते हैं वो आपको दिखेंगे कैसे? ऑपोजिट टू द न्यूक्लियस। कैसा बच्चा जी? ऑपोजिट टू द न्यूक्लियस। थोड़ी सी क्लियरिटी मिल रही है आपको कि ये अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो, कौन सा लें? येलो नहीं, रेड लेते हैं, ठीक है। ये दो जो मैंने आपकी लाइन बनाई है ये हमारी न्यूक्लियस की तरफ मूव की हुई है। ये हमारा न्यूक्लियस जैसे सन होता है, सन की तरफ प्लैनेट्स ऐसे करके मूव करके हुए हैं, ठीक है। एक जो बीच वाला है उसे हम कहेंगे ट्रांस। वो क्या है? ना इस न्यूक्लियस की तरफ है ना ही न्यूक्लियस के अगेंस्ट है। बट लास्ट के दो अगर आप देखोगे तो उनका फेस कैसा दिख रहा है आपको? बाहर। इतना क्लियरिटी मिल रही है आपको इस डायग्राम से? बोलो बोलो, आज तो पूरी क्लास आई है 25 के 25, ठीक। चलो जी, इतनी क्लियरिटी मिल रही है मैम। अब इनके नाम भी सीख लो, ठीक है। चलो स्टार्टिंग से ही पढ़ लेते हैं। सबसे पहले जो गोल्गी हमारा एपरेटस था वो हमें किसने बताया? इट वाज ऑब्जर्व्ड बाय कैमिलियो गोल्गी, ठीक है। कौन से ईयर में? 1898 में, नियर द न्यूक्लियस। दे कंसिस्ट ऑफ कैसे? फ्लैट, कैसे होते हैं ये? चिपटे। वो कैसे थे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसा था? क्यों गुंजन? ट्यूब लाइक बात है, जिससे मैंने पूछा उसी ने तरफ सड़क से आंसर भी दिया, बिल्कुल सही। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैम हमारा ट्यूबुलर था। ये कैसे हैं? फ्लैट है, डिस्क शेप है, चपटे हुए, ठीक है। और सिस्टर्ने स्टैक्ड अटैक पैरेलल टू ईच अदर। सिस्टर्ने किसे कहते हैं? इन्हीं को,
ठीक है, जो ये थे हमारे, ये इनको ही हम सिस्टरने कहते हैं, जो मैंने एक साथ कनेक्टेड दिखा दिए बट वो कनेक्टेड इनमें नीचे होते हैं। बट अब आप यहाँ पे अगर थोड़ा सा देख पाओगे तो ये आपको दिख रहे हैं कि मैम ये कुछ तो है उस साइड, कैसे दिख रहे हैं, कुछ आपको बाहर के साइड ऐसे करके मुंह लग करे हुए दिख रहे हैं, और ये अगर आप इस वाले को देखोगे तो ये अंदर की तरफ है। ठीक है, जो बाहर की साइड करते हैं उनको हम कहते हैं सिस फेस, और जो ये अंदर की साइड कर रहे होते हैं ये होता है हमारा ट्रांस फेस। बट कहां से बाहर कहां से अंदर, ठीक है। सिस फेस की अगर आप बात करोगे तो ये हमारा कहाँ पे प्रेजेंट है, आपको कहाँ लगता है कि ये सिस फेस जो है किसके पास हो रहा होगा, ये टुवर्ड्स द न्यूक्लियस होगा या फिर ऑपोजिट टू द न्यूक्लियस होगा? टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, बिल्कुल सही नाज़ो। ठीक है, यहाँ पे कहीं इसका मतलब है मैम हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये रहा सिस फेस, ये हमारा टुवर्ड्स द न्यूक्लियस है। गोल्गी अपरेटस परफॉर्म द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग ऑफ मटेरियल एंड इट्स ट्रांसपोर्टेशन। इनका काम सिर्फ इतना सा है कि ये क्या करते हैं, मटेरियल जो अंदर से बन रहे हैं, इनकमिंग ट्रांसपोर्टिंग वेसिकल्स, उनको हम ये पैक करते हैं और ये बाहर तक लेके आते हैं। ठीक है, और बाहर पे कहाँ पे आ जाते हैं, बाहर ये इनको निकाल देते हैं। ठीक है जी, चलो जी। अ नंबर ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम्स आर मॉडिफाइड इन सिस्टर्नी ऑफ द ग्लू apparatus। एक पेन चेंज करें, ठीक है। गोल्गी apparatus इज द साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। ये क्या करते हैं, जो इनका सिस फॉर्म है वही मैम क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है जो हमारे राइबोसोम्स हैं। ये जो राइबोसोम्स हैं यही हमारे इंफॉर्मेशन लेके आ रहे हैं, है ना, और यहाँ से ये ऐसे करके पैक कर रहा है इसको गोल्गी apparatus, और ये गोल्गी apparatus पैक करके यहाँ से सिस से ट्रांस वाले फॉर्म में इसको भेज दे रहा है वेसिकल्स बना के। इनका मेन, ये किसके मेन साइट्स, जो साइट्स हैं, सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। ठीक है, 4-5 पॉइंट्स हैं, बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आने चाहिए। फिर आगे मैम हमारे लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स, क्या कहानी है इनकी। लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर। ठीक है, वेसिकल्स जैसे होते हैं हमारे, वेसिकुलर स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग ऑफ गोल्गी apparatus। ये किससे बने हुए हैं मिलके, कि ये बने हुए हैं मैम हमारे, हम बात कर रहे हैं पहले लाइसोसोम्स की। आपको पता है ना लाइसोसोम्स का एक और भी नाम होता है, सुसाइडल बैग। किसी को भी कोई भी अगर ऑर्गन, हाँ जी प्रिया, अगर कोई भी चीज हमारी बॉडी में या हमारे सेल के पास अनवांटेड आ गई है जो नहीं चाहिए, तो वो लाइसोसोम उसको पैक करेगा और मार देगा। ठीक है, इसका एक अलग प्रोसेस है, कभी अगर हमें पढ़ना हुआ तो हम वो पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छी स्टोरी है उसकी भी। फैगोलाइगोसोम बनता है, फिर वो और भी सारे कॉम्प्लेक्स चीजें बनाते हैं, फिर वो अंदर जाके उसे डिग्रेड कर देता है। ठीक है, प्रिया आपको कुछ पूछना था? नो मैम। नॉनी, आपके एंड से क्या नेटवर्क एरर हो रहा है क्या आज? बिकॉज आई कैन सी आप बार बार क्लास से आ रहे हो जा रहे हो रहा है। यस मैम, थोड़ा नेटवर्क इशू है आज। ओके जी, ओके। वैसे आई एम वेरी हैप्पी आज पूरी क्लास आई है। चलो जी, फिर आ गया क्या कि पहला तो ये रहा कि ये वेसिकुलर स्ट्रक्चर है, क्या किससे बने होते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग ऑफ गोल्गी apparatus। गोल्गी apparatus की पैकेजिंग से। दे आर रिच इन हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। वही कि ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स में रिच क्यों है, क्योंकि इनका काम क्या है, मारना। अगर लिपिड्स हमारा फालतू है तो लाइपेज हमारे पास प्रेजेंट है, लाइपेड उसको डिग्रेड कर देगा। प्रोटीन हमारे पास फालतू बना है तो प्रोटीएज भी हमारे पास है, वो उसको डिग्रेड कर देगा। कार्बोहाइड्रेट को भी डिग्रेड कर देगा, और आपको पता होना चाहिए ये सारे के सारे एक्टिव होते हैं एसिडिक पीएच पे भी। These enzymes are capable of digesting carbohydrate, proteins, lipids and nucleic acid too। तो ये कोई भी गलत तरीके से पैक्ड, अगर हमारे पास हमारा जो गोल्गी apparatus है वो उसको भेज दे रहा है लाइसोसोम के पास कि लाइसोसोम इसको आप हटा दो क्योंकि ये जो है हमारा गलत बन गया है, तो लाइसोसोम उसको खत्म कर देगा। और इसीलिए इनका नाम सुसाइडल बैग भी रखा गया है, क्योंकि दे आर रिच इन हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स नॉट प्रेजेंट इन आरबीसीज। अब ये हमारे आरबीसीज में प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है, वरना सोचो आरबीसीज खुद के सेल्स को मारने लगेगा तो क्या ही होगा, इसीलिए आरबीसीज में प्रेजेंट होते हैं। इन प्लांट द फंक्शन इज टेकन अप बाय वैक्यूल्स। जो काम ये लाइसोसोम यहाँ पे एनिमल्स में कर रहा है, सेम काम वैक्यूल्स जो है प्लांट्स में कर रहा होता है। तो वैक्यूल्स भी क्या है मैम, वैक्यूल्स आर द मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस फाउंड इन द साइटोप्लाज्म कंटेनिंग द वाटर। आपने अगर देखा होगा तो प्लांट का अगर स्ट्रक्चर, तो उसमें सबसे बड़ा जो पार्ट होता है वो हमारा, या जो कह लो सबसे बड़ा जो स्पेस ले रहा होता है वो हमारी मैम वैक्यूल ही ले रही होती है। ठीक है, फिर क्या कहानी है, इसमें होता क्या क्या है,
इट कंटेन्स सॉरी इट इज फाउंड इन साइटोप्लाज्म, और इसमें होता क्या क्या है, वाटर, किसमें हम बात कर रहे हैं, वैक्यूल्स में, वाटर, सैप, एसेंट ऑफ सैप आपने वर्ड सुना होगा, और एक होता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, ठीक है, ये तीनों चीजें से मिलके ये बना रहा होता है। दे आर बाउंड बाय सिंगल मेम्ब्रेन, ये सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंड है जिनका नाम क्या है, टोनोप्लास्ट। दे फॉर्म कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, या फिर कह सकते हो फूड वैक्यूल्स इन मेनी ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल या फिर फूड वैक्यूल की तरह भी काम कर रहे होते हैं बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ठीक है जी। चलो जी आगे बढ़ जाओ। आगे आ गया जो आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा हुआ है, दैट इज योर माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन में हम इसको डिवाइड करते हैं इनटू इट्स ल्यूमेन, जो है वो उसको दो कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करता है प्रॉपर्ली। बहुत ही अच्छे से डायग्राम आपने पढ़ा होगा और बहुत ही अच्छे से शायद हम भी इसको यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड, ठीक है। फिर क्या है कि इनर कंपार्टमेंट इज फिल्ड विद अ डेंस होमोजेनस सब्सटेंस जिसका नाम है मैट्रिक्स। किसकी बात कर रहे हैं, इनर मेम्ब्रेन, ठीक है, इनर मेम्ब्रेन जो है वो किससे भरा पड़ा है, मैट्रिक्स से भरा पड़ा है, पहली बात। फिर कह रहे हैं द आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म्स द कंटिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनेल। जो आउटर मेम्ब्रेन है वो क्या बना रहा है, एक कंटिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री बना रहा है कि यहाँ तक ही उसका जो है टेरिटरी है, यहाँ तक ही उसका कब्जा रहेगा। द इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स अ नंबर ऑफ इनफोल्डिंग, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। यहाँ पे आप ना दो वर्ड्स बहुत अच्छे से सुनोगे, एक क्रिस्टी है, एक सिस्टर्ने है। क्या क्या बोल रही हूँ, एक क्रिस्टी है और एक वर्ड जो आप सुनोगे सिस्टर्नी, ठीक है। अभी आपको दोनों में डिफरेंस भी समझ में आएगा क्या होता है। इट पजेस, ठीक है, द इनर जो फॉर्म, इनर वाली जो फोल्डिंग्स है, ये जो अंदर आपको दिख रही है, मतलब क्या, मैं यहाँ डायग्राम बना देती हूँ आपके लिए। आपने जो नॉर्मल उसका डायग्राम देखा होगा इस तरीके से, माइटोकॉन्ड्रिया का जो आपका नॉर्मल डायग्राम होता है, ठीक है। तो मैं किसकी बात कर रही हूँ, ये मैं बात कर रही हूँ मैम इसकी, ठीक है। तो दिस इज नोन एज योर क्रिस्टी, ठीक है, क्रिस्टी, ठीक है। चलो जी टुवर्ड्स द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स कहाँ है, अंदर, ये रही मैम, ठीक है, यहाँ पे हमारी ये मैट्रिक्स प्रेजेंट होती है पूरी। इट पजेस एन एलिमेंट्री पार्टिकल्स, अब यहाँ पे प्रेजेंट होता है बहुत ही तगड़ी चीज, एलिमेंट्री पार्टिकल्स, जिसका नाम क्या है, F0 एंड F1, ठीक है। दे आर एसोसिएटेड विद एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर ETS। अब इनका जो काम आपको देखने को मिलेगा ना, वो हम जब पढ़ेंगे आपका प्लांट्स वाला चैप्टर, थोड़ा सा आगे है, आगे की कहानी है वो, उस टाइम पे आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक है। बट अभी के लिए आप ये समझ लो कि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में एक जो इनर फोल्डिंग हुई इनर मेम्ब्रेन की, उसे हम क्रिस्टी कहते हैं। यहाँ पे बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं और ये एंजाइम क्या है, F0 F1 पार्टिकल्स जो हैं उनसे बने होते हैं। साथ में क्या, इन एंजाइम्स का काम हमें कब मिलेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ETS का मतलब समझते हो ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, आप लोग या नहीं समझते हो अभी, नहीं, आप लोगों ने ये वर्ड सुने हैं क्या, कोई बात नहीं, नहीं सुने तो इट्स ओके। ग्लाइकोलाइसिस सुना है ये, नहीं, सच में नहीं सुना, क्रेब्स साइकिल, लिंक रिएक्शन, और फिर लास्ट में आता है ETS। देखो एक्चुअली ये कहानी क्या है ना, कि यहाँ पे आपको ये जो ये चारों वाला प्रोसेस है, अभी मत सुनो, देखो अभी बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, बस अभी के लिए इतना समझ लो कि ये जो काम चलेगा ना, ये ना प्रोसेसेस के नाम है। कौन से प्रोसेस नाम, यहाँ पे जो प्रोसेस है वो क्या है कि हमारे प्लांट्स के पास, ये प्लांट्स में हो रहा है, ठीक है, कि हमारे प्लांट्स के पास ना ग्लूकोज तो बन गया है, ठीक है। अब बट हमें करना क्या है, ग्लूकोज का काम क्या होता है, एनर्जी प्रोवाइड करना, एनर्जी प्रोवाइड मिलती है इनको एनर्जी प्लांट्स को, बिल्कुल सही, डरो मत, ATP के फॉर्म में मिलती है, ठीक है, ATP के फॉर्म में मिलती है। अब हमारे पास, हमारे प्लांट्स में सिंथेसाइज क्या हो रहा है, ATP सिंथेसाइज हो रही है करेक्टली, नहीं, हमारे प्लांट्स जो सिंथेसाइज करने में कैपेबल हैं वो है ग्लूकोज को, ठीक है, ग्लूकोज को सिंथेसाइज करते हैं। देखो अगर आपने ये बात नहीं सीखी अभी से, तो अभी के लिए सीख लो कि प्लांट जो सिंथेसाइज करते हैं वो ग्लूकोज को करते हैं, ठीक है, जो कि एक मोर सिंथेसाइज, ठीक है।
सही है ना स्पेलिंग? कुछ तो गड़बड़ लग रही है, रुको मैं एक बार दोबारा से लिख देती हूँ, दोबारा लिखने में सही आ जाती है। अब ठीक है, ठीक है। प्लांट जो सिंथेसाइज करते हैं वो ग्लूकोज को करते हैं, जो कि क्या है, एक मोनोमेरिक फॉर्म है, करेक्ट, पता है आपको। बट वो जब ट्रांसपोर्ट करते हैं ना बच्चा, वो ट्रांसपोर्ट जब कर रहे होते हैं तो वो हमेशा डाई मोनोमर डाइमर, ठीक है, वो हमेशा डाइमेरिक फॉर्म में ट्रांसफर करते हैं। या फिर आप थोड़ा सा और अगर शुद्ध लैंग्वेज में समझ लो तो क्या, कि मैम इनका जो सिंथेसिस होता है वो तो मोनोसेकेराइड है, ठीक है, ग्लूकोज एक मोनोसेकेराइड है, बल्कि जब ट्रांसपोर्ट होता है तो डाइसेकेराइड होता है। अभी मुझे एकदम से नाम नहीं याद आ रहा कौन सा डाइसेकेराइड था, बट अभी के लिए आप बस इतना सीख लो कि मैम वो ट्रांसपोर्ट डाइसेकेराइड फॉर्म्स में कर रहे होते हैं। और आता है लास्ट पार्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है मैम, की स्टोर। वो स्टोर किस फॉर्म में होगा? वो स्टोर, पॉलीसेकेराइड। बिल्कुल सही, पॉलीसेकेराइड। क्या नाम होगा उस पॉलीसेकेराइड का? मैम स्टार्च। स्टार्च, ठीक है, स्टार्च टेस्ट। इसलिए जो आपको क्लास में कराया जाता है वो स्टार्च टेस्ट किया जाता है। तो ये चीज मैं आपको यहाँ पे क्यों बता रही हूँ, ठीक है मैम, यहाँ से यहाँ तक का प्रोसेस तो हमें समझ में आ गया कि ग्लूकोज से स्टोर करने के लिए हमें स्टार्च का वो होता है। बट हमें जब ये काम करना है तो उस काम के लिए भी तो एनर्जी चाहिए होगी। तो क्या सारा ग्लूकोज जितना प्लांट ने बनाया वो सारा स्टोर कर देते हैं? नहीं मैम, कुछ वो ये जो रिएक्शंस हैं लिखी हुई है आपने, इन रिएक्शंस को चलाने के भी काम आता है, ठीक है। तो ये रिएक्शंस करती क्या हैं? ये रिएक्शंस मैम हमें एटीपी प्रोवाइड कराती है। तो ये एटीपी कैसे बना, ये आपको यहाँ पे सीखना होता है कि पहले ग्लूकोज जो है ग्लाइकोलिसिस एक, अभी जब सीख सुनो क्या बोलते हैं करोगे ना, अभी तो नाम थोड़े तुम्हें ठीक ठीक लग रहे होंगे, ज्यादा हार्ड नहीं लग रहे होंगे, जब करोगे ना तब लगेगा पता। ग्लाइकोलिसिस एक 10 स्टेप रिएक्शन है जहां पे हम ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 1,6 फॉस्फेट, फिर फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, ऐसे करके एक 10 स्टेप की पूरी रिएक्शन चलाएंगे और वो कन्वर्ट होगी पायरुवेट में, पायरुवेट में, ठीक है। फिर पायरुवेट को हम कन्वर्ट करेंगे एसिटल कोएंजाइम में, लिंक रिएक्शन के अंदर। फिर एसिटल कोएंजाइम ए को तब हम जाके उसको कन्वर्ट, एसिटल जो ये साइकिल है ना, क्रेब्स साइकिल, तो जब साइकिल चलेगी ना तो इस साइकिल के चलने पे हमको एटीपी मिलेंगे, बट वो एटीपी हमको दूसरे फॉर्म्स में मिले होंगे। जैसे आपने अभी कहा, जब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि प्लांट्स के पास जो एनर्जी आती है वो किस फॉर्म में है, तो आपने कहा एटीपी। क्या इसके अलावा भी कोई और दो फॉर्म्स होती हैं? चलो मैंने आंसर तो बता दिया, दो फॉर्म्स हैं। कौन से दो फॉर्म्स हैं? एडीपी। नो 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 नो, एटीपी जब ब्रेक होता है ना तो ही वो एडीपी और इसे कहते हैं ना इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इन दोनों, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट तुम्हारे चक्कर में गलत देख रही हूँ, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जब ये इसमें ब्रेक होता है ना तभी हमको एनर्जी मिलता है बेटा, ठीक है भूमि। एटीपी के अलावा दो और भी ऐसे चीज हैं जो हमारे प्लांट्स को एनर्जी देते हैं। अगर आपने नाम देखो, जैसे मैं लिखूंगी वैसे तुम बोलोगे हाँ मैम सुना है मैंने। सुने ये नाम? नहीं नहीं सुने, कोई बात नहीं, अभी तो इसका मतलब है तुम छोटे ही बच्चे हो बहुत, ठीक है। तो अभी ये चीजें भी मैं आपको सिखाऊंगी बट कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं सुना है, बट मैं हम लोग कहाँ से कहाँ पहुंच गए देख रहे हो, इसीलिए मेरे को ये मतलब अच्छा टॉपिक है ना और मजा भी आता है पढ़ाने में, ठीक है। तो ये हमारा एक्चुअली में जब क्रेब्स साइकिल चल रही होती है ना तो ये हमें इस फॉर्म में मिलते हैं और हमको चाहिए किस फॉर्म में, एटीपी फॉर्म में। तो हम ये ईटीएस में जाके उसको कन्वर्ट करते हैं एग्जैक्ट एटीपी के अंदर। एक साइकिल में हमें 36 एटीपी मिलते हैं, ठीक है। आपने सुना होगा 36 से 38 एटीपी हमको मिलते हैं एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से। किसी को नहीं पता था तो वो बात अभी से देख लो। और 36 से 38 क्यों होते हैं ये रीजन बताऊंगी जब हम लोग उस टाइम पे पढ़ेंगे, ऐसा नहीं मुझे अभी नहीं पता है, मुझे पता है, बट तुम लोग एकदम से कहते ना चक्कर खा के गिर पड़ोगे नाम वाम सुन के। चलो, तो यहाँ पे हमें आपको बहुत ज्यादा चीजें अब यहाँ पे क्लियर हो गई कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर रहा होगा। ये सारी रिएक्शन जितनी मैंने लिखी है सब इसी के आसपास चल रही होंगी। एंड मोस्ट ऑफ द जो रिएक्शंस हैं, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल और ईटीएस, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही चलता है। ग्लाइकोलिसिस इक्लॉसिस ऐसी रिएक्शन होगी जो हमारे साइटोप्लाज्म में होती है। बाकी ये तीनों जो रिएक्शंस हैं वो इसके अंदर चल रही होती है और इसका काम क्या है, एटीपी का सिंथेसिस करना, यही लिखा है इसमें, इसीलिए पावर हाउस कहा जाता है। क्योंकि बाकी सारा जो ग्लाइकोलिसिस का पायरुवेट से पायरुवेट तक बनना है वो साइटोप्लाज्म में होगा, बट जैसे ही पायरुवेट बन जाएगा वो अंदर आ जाएगा हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के, और फिर ये तीनों रिएक्शंस होंगी और इससे हमें एटीपी मिलेगी।
ठीक है, अब ये कह रहा है कि दे आर सेमी ऑटोनोमस इन नेचर। व्हाट डज दैट मीन? सेमी ऑटोनोमस इन नेचर क्या मतलब होता है इसका? नहीं, ठीक है, खुद से काम करने वाला जैसे कहते हैं, उसको किसी का जरूरत नहीं होता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं सेमी ऑटोनोमस। ऑटो मीन सेल्फ, ठीक है, तो वो खुद का जो रेगुलेशन है खुद से कर सकता है, इसका मतलब है माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए वीएनए भी प्रेजेंट है। अब अगला पार्ट आ जाता है हमारा प्लास्टिड। तो प्लास्टिड्स क्या है? दे आर फाउंड ओनली इन योर प्लांट सेल्स एंड योर यूग्लिनॉइड। अब कोई बच्चा ऐसा क्लास का नहीं होगा जिसे यूग्लिनॉइड नहीं पता होगा। दे आर ऑल्सो सेमी ऑटोनोमस इन नेचर, कि ये भी अपना काम जो है खुद कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास भी खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है। अब टाइप्स की अगर हम बात करें तो प्लास्टिड हमारे 3 टाइप्स के हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। जी, नॉनी और मैम जो रेड ब्लड सेल होता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होता? रेड ब्लड सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होता, ऐसा मैंने कब बोला? मैम ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था कि रेड ब्लड सेल में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होता, एब्सेंट रेड होता है। ब्लड सेल्स का बेसिक काम क्या है ना, देखो ना उसमें माइटोकॉन्ड्रिया है ना उसमें न्यूक्लियस है, कुछ भी नहीं है। रेड ब्लड सेल्स का मेनली काम है ऑक्सीजन को कैरी करना, इसीलिए वो एक हॉलो उसमें रहता है। ठीक है, उसमें एक हॉलो जैसे वैक्यूल्स होते हैं ना, उसके लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है ताकि वो मैक्सिमम ऑक्सीजन को कैरी कर सके। ठीक है, तभी जिन लोगों का जैसे कहते हैं ना हीमोग्लोबिन कम होता है, क्योंकि उसका मतलब क्या हुआ, इनडायरेक्टली उसका मतलब यही हुआ कि उसमें आरबीसीज कम है, तभी उसकी सांस ऐसे करके चल रही होती है, बिकॉज उनको प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, बिकॉज उनके पास आरबीसीज का काउंट बहुत कम है। ठीक है नॉनी? ओके मैम। हाँ जी, तो ये रहा हमारा ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। हमने पहले ही बोल दिया कि ये हमारे प्लांट सेल्स में प्रेजेंट है। ल्यूकोप्लास्ट हमारे पास कौन कौन से हैं टाइप के हैं? अमाइलोप्लास्ट, इलेयोप्लास्ट एंड एल्यूरोप्लास्ट। अभी तक तुम्हारे सिलेबस में इतने ही है, मतलब इतना ज्यादा डिटेल नहीं है। अब जिसका मन है ज्यादा डिटेल में देखने का तो प्लीज एक एक वर्ड को गूगल करना और देख लेना। फिर आ गया हमारा कौन सा सबसे तगड़ा वाला, जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट, एक और डबल मेम्ब्रेन जो कि बहुत तगड़ी है। वो कौन सी है? क्लोरोप्लास्ट किसमें प्रेजेंट है? प्लांट में ही प्रेजेंट होती है। द स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड स्ट्रोमा। अब यहाँ पे आती हैं थोड़ी सी जो चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट वाली हैं, जो अभी आपको समझनी है फटाफट वो भी, ठीक है, क्योंकि हमारी क्लास 15-20 मिनट की क्लास रह गई है और हमें आज के आज ये चैप्टर खत्म करना है। क्या कहानी है मैम क्लोरोप्लास्ट की? क्लोरोप्लास्ट में भी आप देख सकते हो कि हमारे पास क्या है मैम, आउटर मेम्ब्रेन है, ये रही। इनर मेम्ब्रेन स्पेस है, क्यों? क्योंकि मैम हमारे पास इनर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट, इनर मेम्ब्रेन की अंदर की स्पेस को हम क्या कह रहे हैं? स्ट्रोमा। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या कह रहे थे हम? मैट्रिक्स। थैंक यू भूमि। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में मैम मैट्रिक्स, क्लोरोप्लास्ट में मैम स्ट्रोमा। स्ट्रोमा क्या है? एक्वस फ्लूइड है, एक फ्लूइड मतलब लिक्विड है। ठीक है, फिर क्या है मैम, ये आते हैं सबसे तगड़े, ये जो 4 वर्ड हैं यही सबसे तगड़े हैं आपके इसमें। क्या कहानी है? पहले वहां पे देखने से अच्छा यहाँ पे डायरेक्ट देख लो। यहाँ पे अगर आपको एक चीज दिख रही होगी तो ये क्या है हमारे पास, देखो सिक्का देखा है ना, सिक्का, 1 रुपए का सिक्का जो होते हैं, ठीक है, तो ये आप अभी ना इसको एक सिक्का समझ लो। इस सिक्के का नाम क्या है? थाइलाकॉइड। एक सिक्के का, ये सपोज कर लो 5 रुपए का एक सिक्का है, इसका नाम क्या है? थाइलाकॉइड। ठीक है, अब तुम्हारे पास ना, तुम्हारी मम्मी के पास भी सिक्का है, पापा के पास भी है, भाई के पास भी है, बहन के पास भी है। पांचों सिक्के आपने एक के ऊपर एक, ऐसे बच्चे खेल खेलते हैं ना ऐसे ही, है ना, पांचों सिक्के एक के ऊपर एक करके लगा लिए। ठीक है, अब ये क्या बन गया? को कहोगे आप ग्रैनम। क्या कहते हैं इसे? ग्रैनम। तो ग्रैनम इज नथिंग बट दी स्टैक्स ऑफ थाइलाकॉइड। कितनों को ये बात बिल्कुल समझ में आ गई है? बस 4 ही को? या सही में तुम्हें समझ में नहीं आई? अच्छा, आज की क्लास में न्यू एंट्री कौन है प्लीज एक बार मुझे बताओगे क्या, या फिर जो काफी टाइम बाद आए हैं? बिकॉज आज एक कोई नया बच्चा भी आया है, 26 हो गया हमारी क्लास में आज। जल्दी जल्दी जल्दी।
नहीं नॉनी, आप मुझे पता है थोड़े टाइम बाद आई हो, बट अब आप मुझे पता है कि आप पुरानी स्टूडेंट ही हो। ऋषु, ऋषु आप तो मुझे मैसेज कर ही दोगे। महक, आप कब से पुरानी हो गई भाई? एक सेकंड के लिए मैं जस्ट एक सेकंड रुकूं, एक सेकंड के लिए बस मैं आपकी स्टॉप शेयरिंग करूं। मुझे एक्चुअली क्या था कि इन 10 बच्चों के नाम, तुम सारों के ना नाम चाहिए, क्योंकि जो रेगुलर आते हैं क्लास में मेरे 12th के, तो जैसे अब भले ही स्ट्रेंथ थोड़ी ज्यादा है। मैं किसी एक बच्चे को थोड़ा सा काम दे दूं क्या? यस मैम। कोई आज के स्टूडेंट्स की लिस्ट बना सकता है क्या? मैं बनाऊं? Yes, ma'am. प्लीज, अगर ये मतलब हो जाएगा ना तो मेरे लिए थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है, मैम मैं ठीक है नॉनी, आप आज के लिए बना दोगे प्लीज? ठीक है, सबसे पहले आपको बोला था तो मैं इसीलिए आपको बोल रही हूँ। ठीक है, बस एक बार सारे स्टूडेंट्स के लिए लिस्ट बना देना। जस्ट 1 सेकेंड, पता नहीं मैं कैसे लॉग आउट हो गई फोन से। बस एक सेकेंड। चलिए जी, चलो अब एक बार फिर से इसको देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम इस वाले पार्ट को भी करते हैं खत्म। अच्छा सॉरी जी, मैंने स्क्रीन शेयर नहीं की। चलो ऑलमोस्ट हम खत्म पे ही आ गए इस चैप्टर के, और मेरे हिसाब से आपको चैप्टर समझ में जितना समझ में आना चाहिए उतना के हिसाब से समझ में आ गया। फिर से क्या, थाइलोकॉइड इज जस्ट अ सिंगल वन। ठीक है, एक सिंगल वाले को हम कहते हैं थाइलोकॉइड। ठीक है, और इनके स्टैक को कहते हैं, स्टैक मतलब कि हमने जो एक के ऊपर करके लगाया था उसको हम कहते हैं ग्रैनम। अब दूसरी क्या आ जाती है, एक थाइलोकॉइड दूसरे जो थाइलोकॉइड से जुड़ता है, तो वो किसकी हेल्प से जुड़ रहा है? वो मैम जुड़ रहा है लैमेला की हेल्प से। तीनों नाम बिल्कुल क्लियर है आपको? यस मैम। ठीक है, ये तीनों नाम बिल्कुल क्लियर है। अब लास्ट पार्ट हमारा कौन सा बचा? लास्ट पार्ट हमारा बचा, ये थाइलाकॉइड है, उसके अंदर भी एक स्पेस प्रेजेंट होती है, और उस स्पेस का नाम क्या है? ल्यूमेन। ठीक है, ल्यूमेन। कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि एग्जाम में इसी से कंफ्यूज किया जाता है, स्ट्रोमा से और ल्यूमेन से। तो स्ट्रोमा मैम हमारे क्लोरोप्लास्ट की इनर स्पेस है, और जो हमारा ल्यूमेन है वो थाइलाकॉइड की, और थाइलाकॉइड का जो स्टैक बनता है उसे हम ग्रैनम कहते हैं, और एक ग्रैनम दूसरे ग्रैनम से लैमेला के हेल्प से जुड़ा होता है। ये 8 पॉइंट आप समझ पाओगे? मैम ये स्ट्रोमा लैमेला स्टिकी होता होगा? क्या होता है बच्चे? स्ट्रोमा लैमेला जो है स्टिकी होता होगा। स्टिकी होता होगा ऐसा नहीं है, ऐसा मतलब मैंने कभी पढ़ा नहीं कि वो स्टिकी होता है। स्ट्रोमा में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस करते हैं, बट यस ऐसा नहीं सुना कि वो स्टिकी होता है। एक्वस फ्लूइड है वो। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट आ गया हमारा राइबोसोम्स। राइबोसोम्स की क्या कहानी है? मैंने आपको पहले भी बताया था कि राइबोसोम्स हमारे मैम 2 टाइप्स के, 70S ये हम लोगों ने किया हुआ है ना, और 80S, दोनों की सब यूनिट 50 + 30, यहाँ पे 60 + 100। क्यों, सॉरी 60 + 40, क्यों ज्यादा कम है? ये रीजन भी आपको पता है, S फॉर सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, ये भी आप अलग से लिखेंगे। ठीक है, फिर और इसके अलावा क्या है कि राइबोसोम्स क्या है? दे आर कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड। राइबोसोम्स के अंदर हमारे क्या प्रेजेंट है? RNA, जिन्हें हम क्या जेनेटिक मटेरियल भी मानते हैं, बट यहाँ पे ये जेनेटिक मटेरियल का काम नहीं करेगा। यहाँ पे ये किस चीज का काम कराएगा? ये काम करवाएगा मैम ट्रांसक्रिप्शन, और सॉरी ट्रांसक्रिप्शन नहीं, ट्रांसलेशन का। ठीक है, ये मैम कराएगा ट्रांसलेशन का काम। ट्रांसलेशन क्या होता है मैम? RNA से प्रोटीन को बनाएगा। ठीक है, RNA से हमारे प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। कितना क्लियर है आप लोगों को? है ना? देखो फिर से एक बार 2-3 पॉइंट याद कर देख लो। पहला पॉइंट तो आप यही लिखोगे। दूसरा मैम कि इसमें RNA प्रेजेंट होता है। RNA का काम क्या है मैम? ट्रांसलेशन करवाना। ट्रांसलेशन क्या होता है? RNA से प्रोटीन की सिंथेसिस करवाना इज योर ट्रांसलेशन, एंड दे आर नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। बट ये कोई मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं है, जितने हमारे मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनेल थे खत्म। ठीक है, ये अलग है। यूकैरियोट्स में हमारे कौन सा प्रेजेंट होता है?
ये वाला मैम, और प्रोकैरियोट्स में मैम ये वाला प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलो अब इनको हम क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहीं पे ट्रांसलेशन चल रहा होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस कंटिन्यूअसली चल रही होती है। ये थोड़ा सा नहीं, बहुत लंबा प्रोसेस है। जब आप एक चैप्टर पढ़ोगे ना मॉलिक्यूलर 12th में, तब आपको समझ में आएगा। अगला है हमारा माइक्रोस्केलेटन, सॉरी माइक्रोस्केलेटन नहीं, साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन क्या है बच्चे जी, कि ये मैम एक फिलामेंटस प्रोटीनियस स्ट्रक्चर्स हैं विच कंसिस्ट ऑफ व्हाट, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। सबसे इंपॉर्टेंट कि इनका अरेंजमेंट कैसे है। सबसे पहले हमारा आता है मैम माइक्रोफिलामेंट। ठीक है, माइक्रोफिलामेंट सबसे पहले आएंगे ऐसे। ठीक है, और उनका नाम क्या है, एक्टिन। ठीक है, ये आपने नाम अभी तक नहीं सुना होगा तो अभी से सीख लो कि इनको हम कहते हैं एक्टिन। बीच में हमारे पास मैम इंटरमीडिएट फिलामेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा शेप मैंने बढ़ा दिया है एक डिफरेंस क्रिएट करने के लिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे मिलेंगे आपको माइक्रोट्यूब्यूल्स। आपने ऐसा क्यों बनाया मैम, क्योंकि ये ट्यूब्यूलर फॉर्म में आपको देखने को मिलेंगे, इसीलिए इनका नाम है माइक्रोट्यूब्यूल्स। और क्या नाम है इनका, ट्यूब्यूलिन। ये क्या है मैम, एक्टिन। ठीक है, ये क्या है मैम, ट्यूब्यूलिन। याद हो जाएगा आपको। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल से ही याद कर लो कि ट्यूब्यूलिन नाम है, और फिलामेंट वाला तो फिर आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलो जी, अब इनका बेसिक काम क्या होता है, ये पता है कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं बच्चे जी। ये मैम देखो नाम क्या बोल रहा है वो, साइटोस्केलेटन। उस दिन हमने जब पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था साइटोस्केलेटन किस में प्रेजेंट नहीं होता है, इसको आप साइटोप्लाज्म से रिलेट करो थोड़ा सा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जिसमें साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है उसमें साइटोस्केलेटन भी हो। साइटोस्केलेटन जो खेल है वो हमेशा हमारे हायर लेवल वाले ऑर्गेनिजम्स में होगा, जैसे हम में। जब अभी आप नेक्स्ट चैप्टर पढ़ोगे ना तब इसका रोल बहुत अच्छे से सीखोगे। ठीक है, ये क्या करता है ना, ये सारे जैसे हमारा बॉडी देख लो, हमारी बॉडी जो है पूरा शेप और स्ट्रक्चर है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है उसे, उसको प्रोवाइड कर रहा है हमारी बॉडी का स्केलेटन सिस्टम। देखा है ना वो लैब्स में टंगा हुआ है ना, जो क्या बोलते हैं उसे, पुतला स्केलेटन सिस्टम ही तो बोलते हैं। ठीक है, जो टंगा होता है तुम्हारी बायो की लैब में टंगा होगा पक्का। ठीक है, वो जो है क्या है, हमारी बॉडी को एक प्रॉपर शेप दे रहा है, स्ट्रक्चर दे रहा है। वही काम ये भी करते हैं। ये साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उनका नाम है साइटोस्केलेटन। बने होते हैं इनसे, जैसे हमारा बना होता है किससे, बोन्स से। इनका किससे बना होता है, इन तीनों चीजों से। ठीक है, और इनका काम भी क्या है, शेप देना, ट्रांसपोर्ट करवाना चीजों को। हम लोग भी ट्रांसपोर्ट ही होते हैं, मूव करते हैं, और सेलुलर मूवमेंट्स भी ये कराते हैं। ठीक, चलो जी आगे बढ़ जाओ। सीलिया और फ्लैजिला की कहानी, और मेरे अकॉर्डिंग ये शायद अभी बचा हुआ है, कोई बात नहीं, देखते हैं कितना खत्म होता है। ठीक है, सीलिया और फ्लैजिला क्या कहानी है सीलिया और फ्लैजिला की मैम, दे आर हेयर लाइक आउटग्रोथ। उस टाइम भी मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, बेसल बॉडी, देन हुक, और देन हमारी फिलामेंट। ऐसे ही मैंने कुछ बताया था आपको, 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं ये। हाँ जी मैम, यही बताया था। ठीक है, हेयर लाइक आउटग्रोथ होती है, सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होती है, पहली बात। ठीक है, इनका काम क्या है, एक तो काम ये है कि ये क्या, दे आर यूज फॉर पैसेज ऑफ सब्सटेंस। पैसेज ऑफ सब्सटेंस मतलब खाने के। ठीक है, पैसेज ऑफ सब्सटेंस। और दूसरा काम क्या है, लोकोमोशन। अब क्या कहानी है, सीलिया एंड फ्लैजिला कैन बी डिस्टिंग्विश्ड, ये भी मैंने आपको बोला था, और शायद मैंने आपको ये होमवर्क भी दिया था कि फ्लैजिला के बेसिस पे आप सारे के सारे वो करके मुझे भेजोगे, बट आप में से किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। ठीक है, खुद ही आपको प्रॉब्लम होगी आगे चल के। ठीक है, तो फ्लैजिला के जो है बहुत सारे टाइप्स होते हैं उनकी पोजीशंस के बेसिस पे। मैंने अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो बताया था आपको। ठीक है, और हमारे पास वैसा भी ऑर्गेनिज्म है जिसमें फ्लैजिला एब्सेंट होता है, और वैसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें थ्रू आउट द बॉडी उनके फ्लैजिला लगा होता है। ठीक है, बोथ ऑफ देम इमर्ज फ्रॉम द बेसल बॉडीज। दोनों के दोनों, चाहे सीलिया चाहे फ्लैजिला, कहां से अराइज होते हैं, बेसल बॉडी से ही अराइज होते हैं। 9+2 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। अब आप सारे के सारे जानते हो कि माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या हैं। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट कैसा चल रहा होता है, 9+2। कैसे, ये रहा। ठीक है, क्या है देखो कहानी इसकी, पहले एक बार ये लाइंस पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। सेंट्रल पार्ट ऑफ द सेंट्रियोल इज कॉल्ड हब। सेंट्रल पार्ट को हम क्या कहते हैं, हब कहते हैं। ठीक है, सेंट्रल ट्यूब्यूल्स आर कनेक्टेड बाय ब्रिजेस एंड इनक्लोज्ड बाय अ सेंट्रल शीथ। जो सेंट्रल ट्यूब्यूल्स हैं वो किससे कनेक्टेड रहते हैं, ब्रिजेस से कनेक्टेड रहते हैं, और ये हमारे जो है शीथ के अंदर पूरे कवर्ड होते हैं। Each peripheral tubule is connected by a central sheath by a radius group। मैम बहुत ज्यादा अंग्रेजी हो गई, हमें समझ में नहीं आया, ये देखो।
आप आओ यहाँ पे कहानी समझने के लिए। क्या कहानी है मैम इसकी? जस्ट 1 सेकेंड दीजिए। देखो जी, ये रही हमारी क्या बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हम बात कर रहे हैं। मैंने आपको क्या बोला कि 9+2 में हमारे माइक्रोट्यूब्यूल्स का रेशियो चल रहा होता है। 9+2 क्या है मैम? पहले तो यही समझ लो, दिस इज योर 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 2 कौन से? ये रहे 2। ठीक है, 9+2 बोला था मैंने आपको, ये रहे हमारे 2। कितनों को ये वाला डायग्राम अभी के लिए थोड़ा सा 9+2 का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? ये पार्ट समझ में आ गया कि ये रहे 9 और इनके साथ हमारे क्या है 2 हैं। पहला तो ये समझ में हो गया। दूसरा क्या कह रहे हैं? पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स कैसे प्रेजेंट होते हैं? डबलेट्स में प्रेजेंट होते हैं। तो हाँ जी मैम, डबलेट्स में ही दिख रहे हैं आपको, एक और साथ में ये आधा दिख रहा है, बट है क्या 2। वो जैसे होता नहीं है कि क्या बोलते हैं, अगर आप जो 2 चूड़ियों को साथ में करके जोड़ोगे तो कैसे दिखेंगी वो आपको? ऐसे लगेंगी आपस में अंदर उसके साथ है। ठीक है, बट ये है कैसी? अलग अलग है। तो ये रहा मैम पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल, क्योंकि ये कहाँ प्रेजेंट है? हाँ जी, हाँ जी विवेक जी, बिल्कुल सही तरीका है याद करने का। ठीक है, तो ये हमारे कहाँ प्रेजेंट है मैम? बाहर साइड में प्रेजेंट है। कहाँ प्रेजेंट है? पेरीफेरी पे प्रेजेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो इसीलिए इसका नाम क्या है? पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल। कैसे होती है मैम? ये डबलेट्स की फॉर्म में होती है। फिर क्या है, अभी इसको मत देखो, इस वाले को देखो, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल। बीच में कितनी है? 2। पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल कितनी है? PM लिख दो, 2 9 है। और हमारी जो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल है वो मैम हमारी 2 है। इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है अभी के लिए? पूरा डायग्राम अभी समझ में आएगा आपको, बस धीरे धीरे समझते जाओ। ये मैम क्लियर हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्लियर हो गया और सेंट्रल ट्यूब्यूल्स भी क्लियर हो गया। और सेंट्रल ट्यूब्यूल्स हमारी कैसी है? सिंगल सिंगल प्रेजेंट है। फिर आया क्या मैम कि ये दोनों जो आपस में पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स है, ये आपस में जुड़ी किससे हैं? तो ये जुड़ी है बच्चा जी इंटर डबलेट ब्रिज से। क्या नाम है? इंटर डबलेट ब्रिज से ये आपस में जुड़ी हुई है। चलो जी मैम, ये भी क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्या प्रेजेंट है और क्या एब्सेंट है? इफ यू कैन सी इट प्रॉपरली, कि जितने भी हमारे ये 9 वाले हैं सब में आपको एक चीज देखने को मिल रही है जिसका नाम है रेडियल स्पोक। क्या काम है इसका? ये शायद आप अगले चैप्टर में सीखो, ठीक है, बट अभी इस चैप्टर में नहीं है। बस ये सीख लो कि सेंट्रल जो हमारी पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं उनमें रेडियल स्पोक सब में प्रेजेंट होता है, एक रिंग में। ठीक है, एक रिंग में, दोनों में नहीं, 2 में से एक रिंग में हमारे पास रेडियल स्पोक प्रेजेंट होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज योर सेंट्रल सीथ, जो कि किसको कवर कर रही है? सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स। खत्म कहानी। जितनी अंग्रेजी यहाँ लिखी थी वो सारी आपको यहाँ पे समझ में आ रही होगी। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ना है इस डायग्राम को। नहीं समझ में आएगा तो आप मुझसे कल की क्लास में दोबारा से पूछ सकते हो। कल आपकी क्लास है और कल हम लोग पूरी तरीके से, देखो मैं सोच रही हूँ आपको कि कल भी आपको मतलब फ्राइडे को, प्लस क्योंकि हमारा सिलेबस आपको पता है बहुत आराम से चल रहा है, तो हम लोग जो मंडे की क्लास होगी उसमें भी क्या है आपको यही पढ़ा लेंगे। ठीक है, इसी चैप्टर को। तो बस आज सीलिया और फ्लैजिला करके खत्म कर देते हैं, वरना ओवरलोड जाएगा हमारे पास। लास्ट के लिए बस हमारे पास सेंट्रोसोम्स एंड हमारा न्यूक्लियस, बस ये 2 चीजें बचेंगी। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं रह गया हमारे पास, 3 या 4 स्लाइड्स ही हैं। ठीक है, चलो जी, तो हम लोग आज बस सीलिया और फ्लैजिला देख लेते हैं। अब सीलिया और फ्लैजिला की कहानी क्या है? सीलिया हमारे स्मॉल होते हैं साइज में, ठीक है, कितना 5 से 10 नैनोमीटर तक ही जाते हैं, बल्कि ये 150 नैनोमीटर तक जा सकते हैं। फ्लैजिला मतलब उनकी हाइट ज्यादा और ये हमारे इतने। मोर इन नंबर, सीलिया का जो नंबर है वो हमेशा ज्यादा होता है, बट फ्लैजिला का नंबर एक लिमिटेड नंबर तक ही रहता है। ठीक है, फिर क्या है? सीलिया बीट इन कोऑर्डिनेटेड मैनर। सीलिया कैसे काम करता है? कोऑर्डिनेटेड मैनर। मतलब क्या मैम? कोऑर्डिनेटेड मैनर का मतलब है, अगर आपको पता हो, जो सीलिया है हमारे ह्यूमंस में भी प्रेजेंट होता है इन योर फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, फेलोपियन ट्यूब में। तो ये क्या करता है कि यहाँ से इसने स्टार्ट किया। सीलिया पता है कैसे? जैसे एक लहर आती है ना हमारी बॉडी में, कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म है वो हमारे उसके ऊपर आ गया है तो वो एक पर्टिकुलर साइड से मूव करेगा। ठीक है, तो ये कैसे करते हैं? कोऑर्डिनेटेड मैनर में मूव करते हैं। बट फ्लैजिला जो है अपने आप हिलते डुलते रहते हैं, उनको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनका काम क्या है? फूड को लाना और लोकोमोट करना। बल्कि सीलिया का काम क्या है? ट्रांसपोर्ट करवाता है वो। अगर आपने मुझे नहीं पता कितने लोगों ने वो जो है ह्यूमन फीमेल वाला स्ट्रक्चर्स देखा हुआ है, उसमें सीलिया का बहुत अच्छा रोल है। और दूसरा सीलिया का रोल आपको रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में भी है, गैसेस के एक्सचेंज में। दे टेक पार्ट इन लोकोमोशन एंड अटैचमेंट, और ये क्या करते हैं? सिर्फ और सिर्फ लोकोमोशन में अटैच जो है इन्वॉल्व होते हैं। चलिए जी, आज के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं?
ये वाले क्वेश्चन आंसर्स। चलो जी, बच्चों वाले क्वेश्चन आंसर है वैसे फिलहाल तो। बोलो जी क्या होगा इसका आंसर? सेल वॉज कॉइन्ड बाय, कोई बात नहीं प्रिया जी आप डायरेक्ट आंसर दो। मैम अच्छा, रॉबर्ट हुक। सुनो सुनो सुनो, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक जी, बिल्कुल सही बोला आपने। ठीक है, अगर मैं आपका जो ये वाला क्लास का टाइम है, आपका 7 बजे से कोई क्लास होता है क्या? यस मैम। 7 बजे से क्लास होता है, किस टाइम तक? 6:30 से 7:45 तक। ओके जी, कोई बात नहीं फिर। मैम सुबह ले लो। सारे रेडी हो उसके लिए? मैं तो चाहती, जब तक एटलीस्ट तुम्हारे स्कूल ना खुले तब तक के लिए मैं सोच रही थी ना कि तुम्हारा जो ये बैच है उसको थोड़ा सा सेग्रीगेट कर दूं। मैम 4 PM से ले लो। मैम कर दो। अच्छा कितने लोग हैं, अगर मैं सुबह 10 बजे क्लास रखूं तो वो आ जाएंगे? मैम हमारा ट्यूशन होता है तो 11 बजे? 11 बजे छुट्टी होती है वहां से, तो 11:30। 1-2 बजे रख लो। 1-2 बजे पॉसिबल नहीं है ना बच्चे, वो हमारी मीटिंग्स का टाइम है, 1 से 4 हम कोई क्लास नहीं रख सकते, वो रूल है। मैम फिर 9 बजे रख लो। 9 बजे ठीक है? 9 बजे। मैम 8 से 9 रख लो, 8 से 9। अरे नहीं यार, इतनी सोच नहीं उठ सकती मैं। आधे घंटे। मैम 11:30 से रख लो। यस मैम 11:30 से। हाँ सारे के सारे एग्री हो, बिकॉज अभी 24 के 24 बच्चे हैं, मेरी पूरी क्लास है आज। ठीक है, 11:30 पे किसी को भी कोई प्रॉब्लम? सिर्फ मैं मंडे और उसके लिए बोल रही हूँ, बिकॉज पता है अभी मेरी ना बैक टू बैक जो क्लास होती है ना, उसमें मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। किसने क्या मैसेज किया है? मैम मैं तो, मैम मैं मैम तो फ्री हूँ 3 बजे से। 3 बजे से फ्री हो ना बच्चे, बट मैं उस टाइम नहीं ले सकती ना। शाम में फिर तुम्हारी 6:30 बजे क्लास है, मतलब मैं ज्यादा से ज्यादा स्टार्ट कर सकती हूँ 5 बजे से, बट यही ले लो कि 11:30 बजे। 11:30 बजे ठीक है, सारे के सारे आ जाओगे? यस मैम। ठीक है, तो मंडे की जो आपकी क्लास होगी फिर वो सुबह 11:30 बजे होगी। ठीक है, और जितने बच्चे ऐड नहीं हो ग्रुप में, सारे के सारे ऐड हो जाना, क्योंकि मैं लिंक जो है इसी ग्रुप में भेजूंगी, और लिंक तुम्हारा वही पुराना वाला जो है ना मैपा वाला, वही वाला लिंक होगा, और हम लोग अपने ग्रुप में भेजेंगे, कंपनी के ग्रुप से छेड़छाड़ नहीं। ठीक है, चलो जी, तो इसका आंसर हमारा आ गया रॉबर्ट हुक, और सारे के सारे हमारे क्लास के लिए रेडी भी हैं। अब आ जाओ जी, नेक्स्ट आ जाओ। Which of the following is not made up of cells? बिल्कुल सही, वायरस। क्या बोलते हैं उसे तभी हम? असेल्युलर। कौन कौन से और होते हैं असेल्युलर ऑर्गेनिजम्स? एक तो वायरस, Viroids, lichens, वायरॉइड, prions. लाइकेंस एंड प्रियॉन्स। बिल्कुल सही बच्चा जी, सही डायरेक्शन में जा रहे हो। ठीक है, एंड यस जो मैंने आप लोगों से कहा था, प्लीज अपने मार्क्स भेज देना मुझे, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जिनके भी मार्क्स हमारे पास 160 से ऊपर आए हैं। चलो नेक्स्ट, माइक्रोफिलामेंट्स। फिलामेंट्स किससे बने होते हैं? मैम ए। एक्टिन। वेरी गुड बच्चा जी, सारे रेडी हो ना, सारे मतलब एग्री कर रहे हो ना? चलो, द मेम्ब्रेन अराउंड द वैक्यूल इज, अभी पढ़ा था। मैम टोनोप्लास्ट। बिल्कुल सही जी, टोनोप्लास्ट। चलो अच्छा, इसमें आंसर से दिए मैं। ठीक है, वेरी गुड, दैट मीन्स आप लोगों ने अगर सारे 4 के 4 आंसर दे पा रहे हो तो आप लोगों ने ये चैप्टर जो है तमीज से कर लिया है। ठीक है, चलिए जी, सिर्फ न्यूक्लियस वाला पार्ट रहता है, तो अभी के लिए हम उसको क्या कर सकते हैं, रुक सकते हैं, बिकॉज वरना सारा का सारा आपके दिमाग से ऊपर से चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फ्रेश क्लास होगी,